मैं सकते में आ गया। एक लम्हे के लिए आंखों के आगे अंधेरा से छा गया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ मेरे सामने पिस्तौल हाथ में लिए बैठा था। खेल का नक्शा ही बदल गया था। मैं इसे एतमाद में लेकर मुल्क दुश्मन अनासिर को गिरफ्तार करवाना चाहता था, लेकिन उल्टा मुझे ही जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया गया था। गोया एक काल कोठरी मेरा मुकद्दर बनने वाली थी, जहां मैं अजियतें सहते और एड़िया रगड़ते हुए मर जाऊंगा। ऐसी बरतनाक मौत मेरी मंजिल नहीं थी। मैं कमांडो था, दुश्मन की जान से खेलते हुए अपनी जान बचा ले जाने वाला एक सरफरोश। मुसीबत यह थी कि मेरे सामने मेरे अपने ही वतन का एक जिम्मेदार ऑफिसर था, जो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, और मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं कैद में डाल दिया जाए। अभी पुलिस नहीं आई थी। मैंने चौधरी साहब को कायल करने की बहुत कोशिश की और इसे फैसलाबाद वाली कुलसूम का भी हवाला दिया कि वो इसको बुलाकर मेरे बारे में तस्दीक कर सकते हैं कि मैं भारतीय जासूस नहीं। लेकिन चौधरी साहब पर तो मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। इसके पिस्तौल का रुख बदस्तूर मेरी ही तरफ था। तब मैंने कमांडो एक्शन करने का फैसला कर लिया। चौधरी साहब मेरे सामने वाले सोफे पर बैठे थे। इनके और मेरे दरमियान सिर्फ एक गोल मेज थी, जिस पर शीशे की एस्ट्रे मौजूद थी। इनकी आंखें मुझ पर मरकूज थी। मुझे सिर्फ इतनी मोहलत चाहिए थी कि चौधरी की तवज्जो किसी तरीके से एक सेकंड के लिए दूसरी तरफ हो जाए। ये मौका कुदरत ने मुझे फौरन मुहैया कर दिया। अचानक ही दरवाजे का पर्दा हटा और चौधरी साहब की 4 साल बच्ची दौड़ती हुई आई और डैडी टीवी पर फ्रेगल रॉक लगा है कहती हुई चौधरी साहब की तरफ लपकी। चौधरी साहब की तवज्जो मेरी तरफ से हट गई। उन्होंने बेटी की तरफ नागवारी से देखा। बस मुझे इतनी ही मोहलत दरकार थी। मेरे बाएं टांग ने हरकत की और गोल मेज के नीचे पूरी ताकत से टकराई। मेज उछलकर चौधरी साहब से टकराई। उन्होंने फायर कर दिया। गोली मेज के तख्ते को तोड़ती हुई मेरे करीब से निकल गई, लेकिन इस दौरान में मैं चौधरी साहब की टांगों को पकड़कर उन्हें सोफे की दूसरी तरफ गिरा चुका था। पिस्तौल इनके हाथ से छूटकर कालीन पर गिर पड़ा। इनकी बच्ची चीखती हुई दूसरे कमरे की तरफ भाग गई। मैंने लपक कर पिस्तौल उठा लिया। इसका चैम्बर गोलियों से भरा हुआ था। मैंने पिस्तौल के नाल चौधरी साहब की गर्दन के साथ लगा दी और इन्हें फर्श से उठा दिया। इनकी बेगम और नौकर घबराए हुए कमरे में दाखिल हुए। बीवी ने अपने खामन को पिस्तौल की जद पर देखा तो इसके हलक से चीख निकल गई। मैंने उन्हें भी दीवार के साथ एक तरफ खड़ा कर दिया। पुलिस किसी भी वक्त आ सकती थी। मैंने चौधरी समेत सबका मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा कर दिया। फिर मेज की दराज में से अपनी जासूसी की चीजें यानी रेडियो ट्रांसमीटर, V2 गोलियों का पैकेट और कोड बुक अपने कब्जे में की और खिड़की से बाहर बाग में छलांग लगा दी। शाम गहरी हो चुकी थी। दरख्तों के नीचे गहरा अंधेरा था। पिस्तौल मेरे हाथ में था। मैं कोठी की पिछली दीवार फलांग गया। ये सारा इलाका मेरा देखा भाला था। होटल वापस जाने के बजाय मैं इस्लामाबाद की मेन मार्केट की तरफ चल पड़ा। चौधरी साहब ने एतबार न करके मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि थोड़ी सी भी ताखीर हो और चौधरी साहब इस्लामाबाद में शबाना भट्ट और फैसलाबाद में भारतीय जासूस जगदेश चंद उर्फ मास्टर फेरोजदीन की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दी। इनकी गिरफ्तारी से सारा खेल बिगड़ सकता था। मार्केट में जाते ही मैंने एक पब्लिक टेलीफोन बोर्ड से चौधरी साहब को फ़ोन कर दिया। दूसरी तरफ से चौधरी ने ही रिसीवर उठाया। जब मैंने अपना तारुफ कराया तो मुझे एहसास हुआ कि वो मारे हैरत के अपनी जगह से उछल पड़े हैं। मैंने कहा, चौधरी साहब, मैं आपकी गिरफ्त से आज़ाद हो चुका हूँ और आपकी सारी पुलिस मिलकर भी मुझे दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद आपके पास आ रहा हूँ। आप अपनी कोठी पर मौजूद रहें। आपका पिस्तौल भी मेरे साथ होगा। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने मार्केट से निकलकर एक टैक्सी पकड़ी और सीधा चौधरी साहब की कोठी पर पहुंच गया। 8:30 का वक्त था। कोठी का गेट बज़ाहिर सुनसान था, लेकिन मुझे मालूम था कि चौधरी साहब की सिक्योरिटी के आदमी आसपास छुपे हुए हैं। मुझे इनकी परवाह नहीं थी। मैं ये सब कुछ अपने वतन पाक की सालिमियत और इस्तेहकाम की खातिर कर रहा था। चौधरी साहब को इस अमर की यकीन दहानी के लिए ही फरार होने के बाद इनकी कोठी पर आ गया था कि इन्हें मेरे बारे में गलत फहमी हुई है। जो ही मैं खाली बरामदे में दाखिल हुआ, पीछे से 3 आदमियों ने मुझे दबोच लिया। एक तरफ से चौधरी साहब नमूदार हुए। उन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया कि मुझे इनके कमरे में पहुंचा दिया जाए। ड्राइंग रूम में ले जाकर मेरे हाथ पीछे बांध दिए गए। चौधरी साहब ने मेरी जेब से पिस्तौल निकाल लिया और सिक्योरिटी के आदमियों को बाहर भेज दी। चौधरी साहब, क्या अब भी आपको यकीन नहीं आया कि मैंने जो कुछ आपके सामने बयान किया था वो सच है? चौधरी साहब पर मेरी बातों का और मेरी वापसी का असर हो चुका था। उन्होंने पिस्तौल मेज पर रखा और उठकर मेरे बाजू रस्सियों से आज़ाद कर दिए। वापस सोफे पर बैठे और कहा, अब मैं चाहूँगा कि जिस जासूस औरत छुबाना और फैसलाबाद के जगदेश चंद की निशानदेही की है, इन्हें फ़ौरन गिरफ्तार कर लो। जगदेश चंद का एड्रेस
मैंने अपनी कलाई पर हाथ फेरते हुए कहा, चौधरी साहब, यही वो नुक्ता है जहां से मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। जगदीश चंद भारत का मास्टर स्पाई है। शुबाना यानी संध्या ने भी इस्लामाबाद में जाल बिछा रखा। एक जासूस तो मुझे रेलवे स्टेशन पर भी मिला था। हम शबाना और जगदीश चंद को बड़ी आसानी से गिरफ्तार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने आपकी अजियतें बर्दाश्त कर ली और कुछ न बताया तो खुदकुशी करने में कामयाब हो गए, तो हम इस रैकेट के दूसरे जासूसों को सारी जिंदगी न पकड़ सकेंगे। आप सिर्फ मेरे बताए हुए मुल्क दुश्मन अनासिर को गिरफ्तार करते जाएं। इस वक्त मैं भारतीय इंटेलिजेंस के एक अहम तरीन जासूस की हैसियत से यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे इस गिरोह का एतमाद हासिल है, चुनांचे मेरे लिए इनके एक एक आदमी का खोज लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। चौधरी साहब को मेरी बातों का यकीन आ गया था। मैंने इनकी तरफ झुककर कहा, अब आपको एक काम करना है। मेरी गिरफ्तारी और फरार की खबर आम ना होने पाए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तुम फिक्र ना करो, ये बात बाहर नहीं निकलेगी। तुम्हारा अगला प्रोग्राम क्या है? मैंने इत्मीनान से सोफे की पुश्तगाह से टेक लगा दी। शुबाना के पास मरकजी हुकूमत के एक निहायत अहम महकमे के 2 अफसर आते हैं। मुझे शुबाना ने बताया है कि वो इनसे अहम मुल्की राज हासिल करती है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों अफसरान को किसी बहाने फौरन बर्खास्त करके गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि वो आइंदा दुश्मन को कोई इतला न पहुँचा सके। मैंने चौधरी साहब को दोनों अफसरों के हुलिये और इनके महकमे के बारे में बताया, तो वो दांतों तले उंगली दाब कर रह गए। कहने लगे, यकीन नहीं आता कि ऐसे जिम्मेदार अफसर भी मुल्क के खिलाफ जासूसी कर सकते हैं। ये जिम्मेदार अफसर नहीं, जिम्मेदार अफसर ऐसा कभी नहीं किया करते। मैंने उठते हुए कहा, अब मैं जाता हूँ, मैं आपसे रब्ता रखूंगा। मैं अपना शनाख्ती नाम दरवेश बताया करूंगा। आपके लिए यही मेरा कोड होगा। चौधरी साहब ने अपनी जेब में से एक छोटी सी पॉकेट बुक निकाली और कागज के एक छोटे से टुकड़े पर अपना एक इंतहाई खुफिया फ़ोन नंबर लिख कर दिया और कहा, ये मेरा ख़ास नंबर है, तुम मुझे जहाँ से भी इस नंबर पर फ़ोन करोगे, तुम्हारा पैगाम फौरी तौर पर मुझे पहुँचा दिया जाएगा। मैं चौधरी साहब की कोठरी से निकला तो मेरा दिल एक बहुत बड़े बोझ से आज़ाद हो चुका था। एक ख़तरनाक तरीन मसला हल हो गया था और अब मैं पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर की बेचकुनी के लिए आज़ाद हो गया था। दूसरे रोज़ नाश्ता करने के बाद मैं कसदन शुबाना की कोठी पर जा पहुँचा। मैं ये मालूम करना चाहता था कि मेरी निगरानी हो रही है या मेरा वहम है। शुबाना अभी अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी। इसकी अधेड़ उम्र मुलाजमा ने मुझे अपनी मालकन का पीर समझकर बड़े एहतराम से ड्राइंग रूम में बिठा दिया था। मैंने मुलाजमा के सर पर हाथ फेर कर इसे दुआ दी और तस्बीह करने लगा। वो मेरे लिए चाय बनाकर ले आई और फिर मेरे कदमों में बैठकर अपने बेटे के बारे में कहने लगी कि वो जब से दुबई गया है इसने कोई पैसा नहीं भेजा। अपनी माँ को बुला दिया है, कोई ऐसा अमल पड़े कि वो मेरे पास वापस आ जाए। मैंने इसे कहा कि वो सुबह नमाज के बाद सूरत फातिहा 11 बार पढ़कर खुदा से अपने बच्चे के बारे में दुआ किया करे। 1 घंटे बाद शुबाना आ गई। इसके खूबसूरत बाल शानों पर बिखरे हुए थे। इसने सुर्ख रेशमी गाउन पहन रखा था। मुझे देखते ही ठठक सी गई। फिर इसने नौकरानी को मार्केट भेज दिया और दरवाज़ा बंद करके बोली, कर्नल मनी, तुम राज चौधरी साहब की कोठी पर क्या करने गए थे? इसका मतलब था कि मेरी निगरानी हो रही थी। मैंने तस्बीह कलाई पर लपेटते हुए कहा, माय डियर, तुम्हें शायद अभी तक इस हकीकत का एहसास नहीं हुआ कि मुझे इंडियन सीक्रेट सर्विस ने कितने अहम मिशन पर यहाँ भेजा है। ये बात मेरे मिशन में शामिल है कि मैं इस मुल्क की सीक्रेट सर्विस के चीफ पर अपना रूहानी असर डालूं और मुफीद मालूमात हासिल करूं। भगवान की दया से मैं इसमें कामयाब हुआ हूँ। चौधरी साहब भी मेरे मुरीद बन गए। फिर कोई ख़ास बात भी मालूम हुई? इसने मुस्कुरा कर कहा। मैंने इसके पास आने वाले सरकारी अफसरों की गिरफ्तारी की पेशबंदी करते हुए कहा, पहली मुलाकात में इस किस्म की हमाकतें नहीं कर सकता, लेकिन बातों ही बातों में मुझे हल्का सा सुराग मिला है कि हुकूमत को अपने बाज़ मुलाजमीन पर शुबा है और इनकी निगरानी हो रही है, इसलिए तुम्हें होशियार रहने की ज़रूरत है। शुबाना खामोशी से अपने लिए चाय बनाने लगी। फिर प्याली अपनी नाजुक उंगलियों में थाम कर बोली, कर्नल बनी, मैं पिछले कई सालों से भारत माता की सेवा कर रही हूँ। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। शायद इंडिया में मेरे बारे में तुम्हें पूरी ब्रीफिंग नहीं की गई है, इसे शायद मेरी बात पसंद नहीं आई थी। मैंने वहाँ से चले आने में ही मुस्लहत समझा। मैं चलने लगा तो वो सिगरेट सुलगा कर हल्का सा कश लगाते हुए मेरे करीब आई और एक अदाए खास से सिगरेट का धुआं मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, तुम्हारे लिए एक खुफिया पैगाम है। मैंने सवालिया निगाहों से इसकी जानिब देखा। कालीदास ने रात 12 बजे फ़ोन किया था, फ़ौरन फैसलाबाद जाकर जगदीश चंद से मिलो। मैं समझ गया कि कालीदास इस इंडियन जासूस का नाम है जो मुझे रावलपिंडी स्टेशन के 3rd क्लास वेटिंग रूम में मिला था। मैंने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दी। ओके सिस्टर, नमस्कार। नमस्कार, शुबाना ने जवाब में बड़ी मायने खेज लहजे मीठी आवाज़ में कहा।
दरवाजे के करीब जाकर मैंने पलट कर देखा तो वो मुझे तिरछी नजरों से तक रही थी। सिगरेट इसके होंठों में सुलग रहा था। कर्नल मनी, खाना मेरे साथ नहीं खाओगे? इसने पूछा। मेरे कदम वहीं जम गए। एक बार तो जी चाहा कि इसकी ये हसीन दावत कबूल कर लूं, लेकिन फिर मैंने खुद पर काबू पा लिया और नफी में सर हिलाकर आगे बढ़ने लगे। कर्नल मनी, तुम एक चीज़ भूले जा रहे हो। मैंने पलट कर देखा, इसके हाथ में एक सफ़ेद लिफाफा था। इसने लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे कमरे में जाकर खोलना। होटल के कमरे में पहुंचकर मैंने लिफाफा खोला। इसमें जर्द कागज़ तय किया हुआ रखा था और इस कागज़ पर फैसलाबाद के जगदीश चंद उर्फ मास्टर फरोजदीन की घड़ियों की दुकान का एड्रेस टाइप किया हुआ था। मुझे सुबह फैसलाबाद के लिए रवाना हो रहा था। मैंने रात ही को होटल का सारा हिसाब चुकाकर ब्रीफकेस तैयार कर लिया। पलंग के गद्दे के नीचे से जहरीला सिगार निकालकर अपने चुगले की अंदरूनी जेब में रख लिया। फिर मुंह अंधेरे ही फैसलाबाद की तरफ रवाना हो गया। फैसलाबाद मेरे लिए अजनबी शहर नहीं था। मैं इसकी तमाम गली कूचों और बाजारों से वाकिफ था। मैं सीधा मतलूबा बाजार में पहुंचकर मास्टर फरोजदीन की दुकान के सामने जा खड़ा हुआ। ये एक छोटी सी दुकान थी। 50-55 साल का एक आदमी आंख पर मुहद्दब अदसा चढ़ाए एक घड़ी की मुरम्मत कर रहा था। सारे के छोटे छोटे बाल मेहंदी रंगे थे। मैंने अपनी कलाई घड़ी उतारी और दुकान में दाखिल हो गया। मेरे सलाम के जवाब में इसने वालेकुम सलाम कहा और आंख से खोल उतार कर मेरी तरफ देखी। इसकी आंखें करंजी थी और इसमें बला की तेज चमक थी। ये हिंदू 8-10 साल से पाकिस्तान की सनती शहर में बैठा भारत के लिए जासूसी कर रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। मैंने घड़ी इसके सामने काउंटर पर रख दी। कभी कभी चलते चलते रुक जाती है, जरा देखिए इसमें क्या खराबी है। मास्टर फरोजदीन ने घड़ी को उलट कर देखा और बोला, ये तो ऑटोमेटिक है मौलवी साहब, इसे बांधे रखा करें, खोल कर रख देंगे तो ये बंद हो जाएगी। दुकान की दीवारों पर इस्लामी कैलेंडर और अल्लाह के मुख्तलिफ नामों के किते लगे थे। शीशे की एक अलमारी में पुरानी घड़ियां लटक रही थी। दुकान के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था जिस पर निस्वारी रंग का पर्दा पड़ा हुआ था। एक फैशनेबल औरत दुकान में दाखिल हुई तो वो इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। फिर दराज से एक लेडीज रेस्ट वॉच निकाल कर इसके सामने रख दी। बेगम साहब, ये तो मैंने कल ही ठीक कर दी थी। खातून ने घड़ी अपने परस में रखते हुए उजरत पूछी तो इसने निहायत खुशखल्की से कहा, बेगम साहिबा, इसमें कोई ख़ास खराबी नहीं थी, मैं कोई उजरत नहीं लूँगा, आपकी अपनी दुकान है। नहीं नहीं मास्टर जी, आपने मेहनत की है, ये कहकर खातून ने परस में से 50 करोड़ निकाल कर सामने रख दिया और वापस चली गई। घड़ी साज ने नोट उठाकर काउंटर के दराज में रख लिया और मेरी तरफ बेराजी से देखकर बोला, मौलवी साहब, आपकी घड़ी बिल्कुल ठीक है, बस इसे सोते वक्त भी बांधे रखा करें। मैंने घड़ी उठाकर जेब में रखी और कहा, कागज़ का टुकड़ा मिल जाएगा, मैं आपको अपना एड्रेस लिख कर देना चाहता हूँ, इसकी क्या ज़रूरत है मौलवी साहब, शायद कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ जाए। इसने इंतहाई बेदिली से कागज़ निकाल कर मेरे सामने रख दिया और अपना काम करने लगे। मैंने जेब से पेंसिल निकाली और कागज़ पर हिंदी में लिखा, मिशन पाम आयल नारोमनी कर्नल नारोमनी। कागज़ का टुकड़ा मैंने इसके सामने कर दिया। इसे पढ़ते ही घड़ी साज की आंखों से लगा हुआ खोल जैसे अपने आप नीचे गिर पड़ा। एक पल के लिए वो अपनी जगह पर सागिद सा हो गया। इसने मेरी तरफ आंख उठाकर बिना देखा हाथ में पकड़ी हुई घड़ी इसने दराज में डाली और दूसरी दराज से एक नीले डायल वाली घड़ी निकाल कर दिखाते हुए कहा, ये घड़ी देखिए, आपको सस्ते दामों दे दूंगा। वैसे मेरे पास आपके लायक एक नायाब घड़ी भी है, आइए आपको दिखाता हूँ। वो दुकान की पिछली कोठरी में चला गया। मैं भी इसके पीछे पीछे गया। दरवाज़ा बंद करते हुए इसने मुझे चारपाई पर बैठने का इशारा किया। चारपाई पर मैला कुचैला बिस्तर लगा हुआ था। कोने में तपाई पर चाय की केतली और प्याले पड़े थे। एक रोशनदान में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। इस कोठरी में एक तंगो तारीख गुसल खाना भी था। घड़ी साज गुसल खाने में चला गया। वो वापस आया तो इसके हाथ में कागज़ का एक मैला सा टुकड़ा था। कागज़ मेरी तरफ बढ़ाकर वो भी चारपाई पर बैठ गया। कागज़ के टुकड़े पर सिर्फ एक गोल दायरा सा बना हुआ था जिसमें 3 लकीरें एक दूसरे को काटती हुई गुजर रही थी। तुम्हारा पंजाब का मिशन मुकम्मल हो गया है। कुतुबुद्दीन ने हुकूमत के खिलाफ जो बयान दिया है वो मैंने पढ़ लिया है। अब तुम कराची जाओ। कराची में इस वक्त सिंध और बलोचिस्तान के 2 ऐसे लीडर मौजूद हैं जो तुम्हारा टारगेट है। ये लोग पहले तो हुकूमत के खिलाफ थे मगर कुछ अरसा से ये हम नवा बन गए हैं। इनसे मिलो और इन्हें V2 गोलियां खिलाओ। इसके बाद तुम्हें अपने चौथे टारगेट के लिए पेशावर जाना होगा। कराची में तुम्हें क्लिफ्टन से 2 मील दूर समंदर के किनारे एक झोंपड़ी में एक मजजूब फकीर मिलेगा। इसे ये कागज़ दिखा देना, वो तुम्हें गाइड करेगा। अब फौरन यहाँ से चले जाओ। जगदीश चंद ने जल्दी कहा। मैं खामोशी से उठकर वहाँ से बाहर आ गया।
मैं एक होटल में दोपहर का खाना खाकर लारियों के अड्डे पर पहुंचा। वहां से एक एक्सप्रेस फ्लाइंग कोच मिल गई जिसने मुल्तान पहुंचा दी। मुल्तान से शाम की फ्लाइट से मैं कराची की तरफ परवाज कर गया। कराची पहुंचा तो रात हो चुकी थी। इस वक्त क्लिफ्टन वाले जासूस मजजूब से मिलना मुनासिब नहीं था, इसलिए एक होटल में कमरा ले लिया, गुस्ल किया, रात का खाना खाया और सो गया। सुबह उठकर पहला काम ये किया कि मार्केट में जाकर शलवार कमीज का नया सूट खरीदा, क्योंकि जो सूट मैंने पहन रखा था वो मैला हो गया था। कराची में सर्दी बिल्कुल नहीं थी। मैंने एक सिंधी टोपी खरीद कर सर पर पहन ली, गरम चादर कमरे में ही रहने दी, अपना जासूसी का सामान सदरी में छुपाया और होटल से निकलकर टैक्सी में क्लिफ्टन की तरफ रवाना हो गए। मौसम साफ था, फिजा में हल्की हल्की गर्मी थी मगर खुशगवार हवा चल रही थी। क्लिफ्टन से एक नई सड़क समंदर के साथ साथ आगे बने हुए नए फ्लैटों की तरफ जाती थी। इस सड़क पर कोई 1.5 मील चलने के बाद मैंने टैक्सी छोड़ दी और तस्बीह हाथ में लिए खरामा खरामा समंदर के किनारे चल पड़ा। आधा मील चला होगा कि दाहिनी जानिब जहाँ फ्लैटों का सिलसिला खत्म होता था वहाँ एक जगह रेत के छोटे से टीले की ओट में एक झोंपड़ी नजर आई। बाहर कुछ मर्द और औरतें बैठी थी। समझ गया कि मतलूबा आदमी इसी झोंपड़ी में मुकीम है और इसने यहाँ नकली पीरी मुरीदी का पखंड रचा रखा है। मेरा अपना हुलिया भी दरवेशों जैसा ही था। मुझे देखकर मर्द और औरतें अदब से उठ खड़ी हुई। 2 आदमियों ने तो आगे बढ़कर मेरे पाँव भी छुए। मैंने इनके सर पर हाथ रखकर कहा, हम बाबा जी से मिलने बड़ी दूर से आए हैं, क्या बाबा झोंपड़ी में मौजूद है? एकदम से अंदर से आवाज आई, जिधर से आए हो इधर ही वापस चले जाओ, हम इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। मैंने दिल में कहा कि तेरा बाप भी मिलेगा, जरा ठहर तो सही, तेरी पीरी मुरीदी ऐसी निकालूंगा कि सारी जिंदगी जेल में पड़ा सड़ता रहेगा। मैंने तस्बीह वाला हाथ अपनी दाढ़ी पर फेर कर कहा, बाबा जी हम फैसलाबाद से चलकर तुम्हारे पास आए हैं। अंदर से वही करख्त मगर पुरजलाल आवाज बुलंद हुई, भाग जाओ फैसलाबाद, नहीं तो यही राख कर दूंगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं आपकी खिदमत में फैसलाबाद वाले आपके मुरीद मास्टर जी का एक खास पैगाम लाया हूँ। इस बार झोंपड़ी में सन्नाटा छा गया। झोंपड़ी के आगे एक बोरी लटकी हुई थी। फौरन ही इसे एक तरफ हटाकर एक शख्स मेरे सामने आ गया। इसके बाल बिखरे हुए थे और मैली कुचैली लंबी दाढ़ी पेट को छू रही थी। इसने एक लंबा कुर्ता पहन रखा था, आंखें सुर्ख रही थी और हाथ में डंडा था जिस पर पीतल के कोके जड़े हुए थे। इसकी लाल लाल आंखें मुझ पर गड़ गई। वहां बैठे मर्द और औरतें डरकर वहीं हट गए। मजूब बोले, मेरे मुरीद का पैगाम दिखाओ। कमबख्त को मालूम था कि मास्टर फरोजदीन ने मुझे गोल दायरा बनाकर दिया होगा। मैंने जेब से कागज का तय किया हुआ टुकड़ा निकालकर इसके हाथ में दे दिया। इसने खोलकर गोल दायरा और इसके अंदर काटती हुई लकीरों को देखा तो इसे फौरन पुर्जे पुर्जे कर दिया और नारा लगाकर बोला, तुम हमारे प्यारे मुरीद के भाई हो, आ जाओ अंदर आ जाओ। मैं झोंपड़ी में दाखिल हो गया। मजजूब ने गालियां देते हुए वहां बैठे तमाम लोगों को भगा दिया। झोंपड़ी में टूटी हुई चारपाई के पास मिट्टी का लोटा रखा हुआ था। जमीन पर चिटाई बिछी हुई थी। मैं चिटाई पर बैठ गया तो वो चारपाई पर बैठते हुए अपनी असली आवाज में कहने लगा, अपनी शनाख्त करिए, मिशन का नाम बताओ। मैंने मिशन का खुफिया नाम बताया तो वो मुतमईन हो गया। तो दोस्तों, अगली केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।